हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे मुगल कालीन प्रशासन के बारे में, मुगल शासकों के बारे में। इससे पहले कि जो हमारी क्लासेस हैं वो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। मुगल कालीन प्रशासन को जानने से पहले हम ये समझते हैं कि मुगल वंश को मुगल साम्राज्य किसने बनाया। तो वो कार्य अकबर ने किया था। महान मुगल सम्राट अकबर ने ये कार्य किया था जिसने मुगल वंश को मुगल साम्राज्य का रूप दिया था। मुगल काल के प्रशासन को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले साम्राज्य होता था, ठीक है। सबसे जो बड़ी इकाई है, जैसे देश है वैसे ही साम्राज्य होते थे। साम्राज्य जो है वो सूबों में बटा होता था, सूबा यानी कि प्रांत। तो मुगल काल में प्रांत या राज्य को सूबा कहा जाता था। तो साम्राज्य जो है वो सूबों में विभाजित थे और जो सूबा होता था वो सरकार में विभाजित होता था। सरकार एक प्रकार से जिला होता था। ये प्रश्न पूछा गया है कि मुगल काल में सरकार नाम से कौन सी इकाई थी। तो सरकार जो है वो जिला थी, ठीक है। तो ये भी याद रखना। सरकार जो थे वो परगना में बटे होते थे, परगना यानी कि प्रखंड, और परगना जो है वो गांव में बटे होते थे। गांव को मावदा या दीह भी कहा जाता था, तो ये भी याद रखना। और जो छोटी ग्रामीण बस्तियां होती थी उनको नागला कहा जाता था, ठीक है। तो ये रहा विभाजन। आगे चलते हैं, बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन की। तो मुगल काल में जो बादशाह होता था वो संपूर्ण शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था। संपूर्ण शक्तियां अगर किसी एक व्यक्ति में थी तो वो थी मुगल बादशाह में, ठीक है। मुगल काल में मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था, ठीक है। और विजारत में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता था वो तो सम्राट ही होता था। सम्राट के बाद वजीर होते थे, दीवान होते थे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। बादशाह के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद वकील का था। वकील को आप कहीं पर वजीर भी पढ़ते हैं, कहीं इसको वकील कहा जाता है, ठीक है। हालांकि हुमायूं तक तो यही प्रणाली थी, लेकिन वकील जो था इसके कर्तव्यों को अकबर ने जो है वो 4 भागों में बांट दिया था। दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सुदूर एवं मीर समा, ठीक है। इन 4 भागों में बांट दिया था अकबर ने। किसको? वकील के पद को। पद के एक्चुअली जो जिम्मेदारियां थी इसके पास, चूंकि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ये पद हो गया था, तो अकबर ने इसको 4 भागों में बांट दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। मीर बख्शी की अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण पद था मीर बख्शी। सैन्य विभाग का प्रधान था मीर बख्शी और भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण भी करता था। तो ये पूछा हुआ प्रश्न है कि मीर बख्शी जो है सैन्य विभाग का तो प्रधान वो था ही, इसके अलावा भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण भी मीर बख्शी का कार्य था। तो ये याद रखना, ठीक है। सरखत नाम का एक लेटर होता था, इसी पर सरखत नाम के जो प्रमाण पत्र होता था इसी पर हस्ताक्षर करके सैनिकों का मासिक वेतन निर्धारित करता था। कौन? मीर बख्शी। तो एक प्रकार से वेतन अधिकारी का भी कार्य करता था। कौन? मीर बख्शी। हाँ, हालांकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि वेतन अधिकारी का जो कार्य है वो मीर बख्शी का नियमित और अस्थायी कार्य नहीं था, ठीक है। वेतन अधिकारी का जो कार्य है वो दीवान ए तन नामक एक अलग ही अधिकारी करता था, ठीक है। तो ये भी याद रखना। अगला बात करते हैं मीर समा की। तो जो मीर समा है ये सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान था। कौन? मीर समा जो है वो सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मुगल प्रशासन में आप मुहतसिब नामक एक अधिकारी के बारे में जानते हैं। तो जो मुहतसिब होता था ये जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। इसका जो मेन कार्य था वो था सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना। किसका? मुहतसिब का। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि, ये याद रखना। राजस्व मुक्त जो अनुदान भूमि होती थी उसको मदद ए मास कहा जाता था और उसी को सयूरगल भी कहा जाता था। तो मदद ए मास या सयूरगल दोनों ही राजस्व मुक्त अनुदान भूमि होती थी जो मुगल प्रशासन में मुगल काल में जो
दान दी जाती थी। ठीक है, दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र नामक एक अधिकारी करता था। सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। ठीक है, ये जो भूमि होती थी, जो सयूरगल या मदद ए मास जो भूमि होती थी, ये स्थानांतरित नहीं होती थी, आप किसी को इसको दे नहीं सकते थे। ठीक है, ये अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब सद्र को काजी कहा जाता था। ठीक है, तो कभी कभी जब सद्र न्याय विभाग में कार्यरत हो जाता था तब इसे काजी कहा जाता था। आगे चलते हैं। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान वो दरोगा ए डाक चौकी कहलाता है। कहाँ पे? मुगल काल में। ठीक है, दरोगा एक डाक चौकी कौन था? सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान। आगे चलते हैं, मुगल काल के प्रमुख अधिकारियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सूबेदार के बारे में। सूबेदार कौन था? तो ये प्रांतों में शांति स्थापित करने का कार्य करता था। कौन? सूबेदार। दीवान की बात करें तो ये प्रांतीय राजस्व का प्रधान था। कौन? दीवान। बख्शी की बात करें तो ये प्रांतीय सैन्य प्रधान था। और अगर हम मीर बख्शी की बात करें तो ये केंद्र में जो है वो सैन्य प्रधान की भूमिका निभाता था। कौन? मीर बख्शी। और प्रांतों में कौन होते थे? तो बख्शी नामक अधिकारी होते थे। ठीक है, बात करें अगर हम फौजदार की तो फौजदार जो है ये जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। कौन? फौजदार। ठीक है, आमिल या अमलगुजार कौन था? तो ये जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी था। कोतवाल की बात करें तो कोतवाल जो है वो नगर प्रधान था। सिकदार की बात करें तो सिकदार जो है परगनों का प्रमुख अधिकारी था। कौन? सिकदार। परगना जो प्रखंड जो इकाई थी उसका प्रमुख अधिकारी कौन था? तो वो सिकदार था। आमिल की बात करें तो गांवों के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना, ये भी किसका कार्य था? आमिल का। और ये जिले का प्रधान जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी भी था, आमिल या अमलगुजार। तो ये दोनों ही चीज़ें याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। मीर ए आतिश जो था, मीर ए आतिश ये शाही तोपखाने का प्रधान था। कौन? मीर ए आतिश। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। ठीक है, तो 3 वर्ग कौन से हैं देख लेते हैं। एक तो खालसा भूमि, दूसरी जागीर भूमि और तीसरी सयूरगल या मदद एमास जिसको हमने अभी देखा, इसको मिल्क भी कहा जाता था, जो राजस्व मुक्त अनुदान भूमि होती थी वही। ठीक है, खालसा भूमि जो होती थी ये बादशाह के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी। जागीर भूमि जो होती थी ये तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी। और ये जो सयूरगल होती थी ये राजस्व मुक्त भूमि होती थी, जो कि विद्वानों या धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी। ठीक है, अकबर के द्वारा करोड़ी नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जिसे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था, जो करोड़ी नामक अधिकारी था। ठीक है, चलिए 1580 में अकबर ने दहसाला बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली आरंभ की थी। तो दहसाला बंदोबस्त, इसी को आप टोडरमल बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, तो ये याद रखना। अकबर ने शुरू की थी, कब शुरू की थी? तो 1580 में शुरू की थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया जाता था। किसमें? दहसाला बंदोबस्त में। ठीक है, देख लेते हैं कौन से हैं। एक तो पोलज, दूसरी परती, तीसरी चाचर और चौथी बंजर होती थी। जो पोलज है यहाँ पर नियमित रूप से खेती होती थी, यानी कि साल में 2 बार यहाँ पर फसल की कटाई बुआई हो जाती थी। जो परती होती थी यहाँ पर 1 या 2 साल के अंतराल पर खेती की जाती थी। चाचर में 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। और जो बंजर है ये किसी काम की नहीं होती थी, खेती योग्य नहीं होती थी, यहाँ पर खेती नहीं की जाती थी और लगान भी यहाँ से नहीं वसूला जाता था। ठीक है, टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की जब्ती प्रणाली आरंभ की थी। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थी। किसमें? जब्ती प्रणाली में कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थी, एक तखसीस और दूसरी तहसील। तो ये याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया था और भू राजस्व की राशि को उपज का
आधा कर दिया था। तो याद रखना, उपज का आधा किस भू राजस्व प्रणाली में किया गया था? तो नस्क नामक प्रणाली थी जो कि औरंगजेब ने स्टार्ट की थी। इसमें भू राजस्व राशि का कितना होता था? उपज का आधा 50% हो जाता था। किसमें? नस्क प्रणाली में। ठीक है, किसने शुरू की थी? औरंगजेब ने। तो ये याद रखना। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे, एक खुद कास्त, दूसरे पाही कास्त और तीसरे मुजारियन। ठीक है, आगे चलते हैं। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक जो ढलाई है वो औरंगजेब के समय में हुई थी। ठीक है, मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई किसके समय में हुई थी? औरंगजेब के समय में हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? आना सिक्के का प्रचलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रखना, शाहजहां ने करवाया था। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। मुगल काल में अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियां और राम सिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए थे। किसने? अकबर ने। राम सिया लिखा भी था देवनागरी लिपि में और राम सिया की आकृति भी बनी थी। तो ऐसे सिक्के किसने चलाए थे? मुगल सम्राट अकबर ने चलाए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। चांदी का सिक्का, इसको मुगल काल में रुपया कहते थे और जो तांबे का सिक्का होता था वो मुगल काल में दाम कहलाता था। ठीक है, मुगल काल में वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर दिया गया था और एक नया नगर बसाया गया था उनके रहने के लिए। उसे शैतानपुरी कहा गया। ठीक है, तो शैतानपुरी जो है यहाँ पर वेश्याएं रहती थी, इनको चूंकि नगर से निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो मुगल काल में प्रांतों को सूबा कहा जाता था। कब? मुगल काल में। प्रांतों की संख्या की बात करें तो अकबर के समय उल्लेख मिलता है 15 सूबे थे। किसके समय में? अकबर के समय में। शाहजहां की बात करें तो शाहजहां के समय में 18 सूबे थे और औरंगजेब के समय 20 सूबे हो चुके थे। ठीक है, सूबे का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो सूबेदार होता था, जो कि अपने सूबे में बादशाह के समान शक्तियों का प्रयोग करता था, और जो सूबे का वित्त अधिकारी होता था वो दीवान होता था। ठीक है, तो सूबेदार और दीवान ये सूबे के प्रमुख अधिकारी होते थे। हालांकि जो दीवान थे ये केंद्रीय दीवान के अधीन थे। ठीक है, बात करें अगर बख्शी की तो बख्शी जो है ये सूबे में सेना का प्रधान होता था, जिससे पहले भी हमने बात करी थी कि प्रांतों में जो सेना का प्रधान था वो बख्शी था। केंद्र में मीर बख्शी होता था। ठीक है, केंद्र के समान राज्य में भी न्याय व सुरक्षा व्यवस्था थी। ठीक है, फौजदार की अगर हम बात करें तो सरकार, जिसे हम जिला कहते हैं, सरकार या जिले का प्रमुख जो सैन्य अधिकारी होता था वो फौजदार होता था और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती थी? बादशाह द्वारा। ठीक है, तो फौजदार की नियुक्ति बादशाह द्वारा होती थी। शिकदार जो था ये परगने का प्रमुख सैन्य अधिकारी था और जो गांव के अधिकारी थे, ग्रामीण जो अधिकारी थे, वो कहीं पर खुद मुकद्दम, कहीं पर चौधरी और कहीं पर पटवारी नामक एक नए अधिकारी का भी उल्लेख मिलता है। तो ये गांव के अधिकारी होते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। मुगल कालीन सैन्य संगठन का जो आधार थी वो मनसबदारी व्यवस्था थी, जो कि दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। हमने आपको बताया था जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और इसको मुगलों ने सीखा कहाँ से था? तो मध्य एशिया की ये प्रणाली थी। मंगोल जो शासक थे, जो चंगेज खान थे, उनसे प्रेरित होकर मुगल साम्राज्य में अपनाई गई थी मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, मध्य एशिया की देन थी ये। मनसब शब्द का जो अर्थ है वो स्थान या पद होता है। ठीक है, बात करें अगर हम अकबर के समय की तो अबुल फजल के अनुसार अकबर ने मनसबदारों की 66 श्रेणियां जो है वो बनाई थी, जिसमें 10 घुड़सवारों से लेकर 10,000 घुड़सवारों तक के नायक शामिल होते थे। ठीक है, आरंभ में मनसबदार का पद व्यक्तिगत वेतन और उसकी सेना का आकार एक संख्या द्वारा घोषित किया जाता था। एक ही संख्या में व्यक्तिगत वेतन भी और उसकी सेना का आकार भी पता चल जाता था। लेकिन कुछ समय बाद मनसबदार का पद एक ही जगह 2 संख्याओं जात और सवार द्वारा घोषित किया जाने लगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
जात से मनसबदार का व्यक्तिगत वेतन और पदानुक्रम में उसकी हैसियत, उसका स्थान निर्धारित हो जाता था। किससे? जात से। और सवार से मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों और घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना। आगे चलते हैं। मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त दो प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे जो अहदी और दाखिली कहलाते थे। ठीक है, तो ये भी याद रखना। मनसबदार के अतिरिक्त जो है अहदी और दाखिली घुड़सवार सैनिक होते थे। बात करें अगर हम अहदी सैनिकों की, तो जो अहदी सैनिक होते थे वो बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे और बादशाह के अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। कौन? जो अहदी सैनिक होते थे। और अगर हम बात करें दाखिली सैनिकों की, तो जो दाखिली सैनिक होते थे इनकी भी नियुक्ति बादशाह द्वारा ही की जाती थी, लेकिन इनको दाखिली सैनिकों को मनसबदारों की सेवा में रखा जाता था। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आज का। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में मुगल कालीन साहित्य, मुगल कालीन चित्रकला और मुगल कालीन स्थापत्य के साथ।